हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द थर्ड चैप्टर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी पीडीएफ से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगेन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मिड टर्म्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप मुझे स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेशन के कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन ब्रिंग अप मोर सेशंस लाइक दैट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर कोई बच्चा न्यू है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। जो अर्थ क्रस्ट है इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो अर्थ का क्रस्ट है दैट इज एक्चुअली द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, जिससे बहुत सारे मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सी वाटर में भी बहुत सारे सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली ऑकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उनके लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। Again important, and some places minerals contain a very high percentage of a particular metal from which metal can be profitably extracted, which are called as ores. So basically कुछ जगह में ना मिनरल्स के में हाई परसेंटेज ऑफ एक पर्टिकुलर मेटल पाया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर मिनरल से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं ओर्स। तो इन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। एक बार रिपीट कर दूं, मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। अब ये मिनरल्स में हाई परसेंटेज होता है एक स्पेसिफिक मेटल का, जिससे आप वो मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। Now talking about extraction of metals from the ores, तो बहुत सारे प्रकार के आपके metals हैं। तो basically अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ये एक्चुअली यू कैन से क्लासीफाई किया गया है। इफ दे आर हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, तो आप किस प्रकार से एलिमेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है ऐसे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं, उससे आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटल से, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हो एंड यू गेट द प्योर मेटल। तो यहाँ पे आपके आते हैं सोडियम, पोटेशियम, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इनके लिए बेसिकली आप यूज करते हो, इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर के लिए आप कैल्सिनेशन यूज कर सकते हो। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन, ठीक है। सल्फाइड ओर के लिए आप यूज कर सकते हो रोस्टिंग। उसके बाद जब आप ये पर्टिकुलर प्रोसेस करते हो, जैसे कि कैल्सिनेशन आपने कराया, कैल्सिनेशन होता है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और जनरली वो होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। अब आपने ओर को हीट किया, आपको ऑक्साइड मिल गया। सिमिलरली जब आपने रोस्टिंग कराया सल्फाइड ओर का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, सो रोस्टिंग इज एक्चुअली डन इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ एयर, राइट। तो आपको ऑक्साइड मिल गया। अब हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल से क्या चाहिए, मेटल चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, फिर आपको मेटल मिल जाता है फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ठीक है ना। जो मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिव के, जो जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो बेसिकली पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स है तो आप रोस्टिंग करा दो, रोस्टिंग से आपको क्या मिलेगा, फिर मेटल। अब ये बेसिकली मेटल जो है इसमें इंप्यूरिटीज पाए जाते हैं, तो उसको फिर आप रिफाइनिंग कराते हो, जो कि आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप आता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो जो ओर्स विच आर माइंड फ्रॉम अर्थ, दे आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ impurities such as soil, sand, etc., which are called as gangue. तो जो ओर्स जो हम माइन करते हैं फ्रॉम अर्थ से, उसमें ना बहुत सारे impurities प्रेजेंट होते हैं। किस प्रकार के impurities प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया। तो ये impurities कहलाती है गैंग, विच इज GANGUE। एंड ये इम्प्यूरिटीज को हमें पहले रिमूव करना पड़ता है, जो कि आपका कहलाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब ये इम्प्यूरिटीज को हम रिमूव करते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड द ओर। तो डिफरेंट टाइप की सेपरेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका वही होता है विच इज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली आपका आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में यहाँ पे जिस ओर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज HGS, ठीक है। HGS इज योर सिनाबार।
HGS इज योर सिनाबार, ठीक है। अब इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा HGO बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड, तो बेसिकली ये सल्फाइड और है। हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या कराया, हमने यहाँ पे कराया है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग को आप ऐसे याद कर सकते हो, R के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में S आता है, तो रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। यू आर हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको मेटलिक ऑक्साइड और यहाँ पे गैस बना व्हिच इज सल्फर डाइऑक्साइड, सो दैट इज रोडंच हो जाता है, ठीक है। अब आपको मेटेलिक ऑक्साइड मिल गया, इसको हीट करोगे तो आपको मिलता है मेटल और ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे आपको मेटल मिल गया। तो ये बेसिकली एक्सट्रैक्शन था मेटल का, जो कि सबसे लो पाया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। नेक्स्ट आपका है कॉपर। कॉपर एग्जिस्ट करता है एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर। इसको आप क्या कराओगे, सबसे पहले अगेन इसमें भी आपने रोस्टिंग कराया है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कराया है, तो यहाँ पे आपको कॉपर ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सो इट इज इवॉल्व्ड, इट गोज ऑफ, ठीक है। आप क्या करते हो, ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बना है, इसका रिएक्शन वापस से Cu2S के साथ कराओगे तो आपको मिल जाएगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो कॉपर मिला है वहां पे इस पर्टिकुलर केस में इसमें प्रेजेंट होता है इम्प्यूरिटीज, फिर हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, दैट विल डिस्कस। नेक्स्ट आपका है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो मेटल्स मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं वो है आपके आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट। सल्फाइड और मतलब की रोस्टिंग कराओगे, कार्बोनेट और मतलब की कैल्सिनेशन कराओगे, ठीक है। सो इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। अब बेसिकली हम सल्फाइड और या कार्बोनेट और को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली जब आप ऑक्साइड पे उसको कन्वर्ट कर देते हो ना, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू कार्बोनेट और या सल्फाइड और, ठीक है। सो प्रायर टू रिडक्शन मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। और जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं कैल्सिनेशन का, ठीक है। सबसे पहले आपका है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड और राइट, और ये बेसिकली होता है इन एक्सेस ऑफ एयर। दिस इज डन इन एक्सेस ऑफ एयर। तो जैसे कि जिंक सल्फाइड को आप ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराओगे, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सो दैट इज गिवन आउट, वो चला जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका है कैल्सिनेशन। सो कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट और, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है जिंक कार्बोनेट का, इसको आप हीट कर रहे हो, तो कार्बोनेट और अगेन जो कैल्सिनेशन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसको हीट करोगे तो ये फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों को बेसिकली फर्स्ट वाले सल्फाइड और में आपने हीट किया तो आपको जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो जिंक ऑक्साइड मिला। इसके बाद आप कराते हो रिडक्शन, तो यहाँ पे हमने यूज किया है एक रिड्यूसिंग एजेंट विच इज कोक, अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, तो आपको मिल रहा है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें यहाँ पे मेटल मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला गया है यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। obtaining metals from their compounds is also a reduction process. So basically यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया गया है जिंक ऑक्साइड और कार्बन का, which is forming zinc और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक में जा रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज योर रिडक्शन। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है, सो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये बेसिकली जब हम मेटल्स हमें मिलता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, उसे हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब कोक जो कि यहाँ पे यूज हुआ है, विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली। और कौन कौन से बेसिकली प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर आल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब कि जो रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम टॉप में पाए जाते हैं, उनको भी हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. तो यहाँ पे manganese dioxide का रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ, तो मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे हीट भी निकल रहा है, मतलब कि इसका नेचर क्या है, दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर,
ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, या फिर ये वाला जो आपको रिएक्शन दिख रहा है Fe2O3 प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, ये बेसिकली आपका एक्सोथर्मिक है एंड ये आपका कहलाता है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन से आपको हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली ये आपका कहलाता है थर्माइट रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हीट भी निकल रही है। सो दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है। और ये इसका यूज होता है, रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें भारी मात्रा में हीट बाहर आ रही है, तो इसको बेसिकली रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई मशीन पार्ट्स में क्रैक है तो उनको भी बेसिकली ठीक करने के लिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन यूज होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली देखो Fe2O3 से Fe में जा रहा है, Al से Al2O3 में जा रहा है, तो बेसिकली एक प्रकार का आपका रेडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है। तो आपको कभी कभी ना PYQs अगर आप चेक करोगे रिलेटेड टू थर्माइट रिएक्शन, तो उसमें हमेशा ऐसे मेंशन्ड रहता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें आपके मोस्टली हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका आ गया सोडियम, पोटेशियम। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिएक्टिव है ये। और फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन फॉर कार्बन। सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर केस में जो रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको अगर आप ले रहे हो तो आप कार्बन को यूज नहीं कर सकते एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम हो गया, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी एफिनिटी मतलब उनकी चाह, देयर लव फॉर ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन का लव फॉर ऑक्सीजन, राइट। तो इनकी एफिनिटी ज्यादा होती है फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। सो मेटल्स जो हैं दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो आप क्या करते हो, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये बेसिकली हम ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा के। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोडियम चाहिए, सोडियम मेटल, तो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगी उसके सॉल्ट का, विच इज सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका प्रॉपर सेटअप रहता है in which you have two electrodes, negative electrode positively charged electrode, negative electrode आपका कैथोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका एनोड होता है। सो कैथोड में जो सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरीन जो है एग्जिस्ट करता है एज Cl2। सो बेसिकली ये ऐसे होना चाहिए, Cl माइनस गिव Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन ज्यादा स्टेबल है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये दो है, तो यहाँ पे दो एटम्स होंगे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एज लाइक बैलेंस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आपको मेटल कहाँ मिलता है, कैथोड पे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो मेटल्स जो हमको मिलते हैं डिफरेंट प्रकार के रिडक्शन प्रोसेस जब हम यूज करते हैं, तो उनमें इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। तो हमें तो प्योर मेटल चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है। मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो बेसिकली कुछ ऐसे सेट ऑफ मेटल्स आपको दिए गए हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, जिसको हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बेसिकली आपने लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये आपका एक टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने थोड़ा सा एसिड ऐड किया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो मोबाइल आयंस को ज्यादा जनरेट करता है, सेपरेशन ऑफ आयंस इजी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप करंट पास करोगे ऑल्सो, हाँ पूरा आपने प्रॉपर सेटअप किया, आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, कैथोड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, स्विच ऑन किया। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज, जो आपका एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है और जो कैथोड है वो आपका प्योर कॉपर है। सो बेसिकली क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में, जो आपका सोल्यूशन है उसमें आपने CuSO4 लिया है, तो वो बेसिकली टूटेगा इनटू Cu2+ और SO4 मतलब कि मेरे पास सोल्यूशन में कॉपर आयन है। तो ये कॉपर आयन क्या करते हैं, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एज कॉपर डिपॉजिट होने लगते हैं, कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक है। क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन में CuSO4 है, मतलब कि वो कैसे टूट सकता है, एज Cu2+ और SO4 मतलब कि मेरे पास सोल्यूशन में कॉपर 2+ है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर फॉर्म करके कैथोड में डिपॉजिट होने लगता है। अब जो एनोड है, एनोड बना हुआ है इम्प्योर कॉपर से, मतलब कि ये जो यहाँ से भी मुझे कॉपर मिलेगा, कैसे, जो ये कॉपर है ये बेसिकली
Cu2+ फॉर्म करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये लूज करके Cu2+ फॉर्म करता है। अब यहाँ पे Cu2+ बना, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Copper2+ एज कॉपर डिपॉजिट होने लगता है कैथोड में, जिस वजह से थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, कैथोड का साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि सारा कॉपर जो है कैथोड की टूवर्ड्स डिपॉजिट हो रहा है। एनोड का साइज छोटा होने लगता है, इट स्टार्ट्स थिनिंग, ठीक है। अब ये जो इम्प्योर कॉपर है, इसमें बेसिकली आपके इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होंगे, तो वो इम्प्यूरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती है एनोड के, जिसे हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है। तो आपको जो प्योर कॉपर है, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है भाई, हाँ, प्योर कॉपर है वो आपको कहाँ मिलता है, दैट यू गेट एट द कैथोड। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जो है वो सोल्यूशन में चली जाती है, तो यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर है that is constituting anode, प्योर कॉपर कहाँ होता है, कैथोड पे, ठीक है। सो जो आपका सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है वो सोल्यूशन में चला जाता है, इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज एट द एनोड, एट द बॉटम ऑफ द एनोड सेटल डाउन हो जाता है, जिसे हम एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। आई होप आज का सेशन आप सबको यूजफुल लगा, एंड ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स अब आपको क्रिस्टल क्लियर है। See you soon with yet another amazing session. Bye bye. Happy learning. Take care.